ना हम देखेंगे चैप्टर 16 ड्यू डिलीजेंस। चैप्टर ये 16 है, ड्यू डिलीजेंस। क्वेश्चन देख लेते, समझ लेते क्या होता है। ड्यू डिलीजेंस रेफर सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन और investigation of affair of entity before entering into proposed transactions such as merger, acquisition, investment, loan. It helps interested party to assess the risk, validate information and make information informed decision. तो इसमें सबसे पहला क्या है, सबसे पहला आपको मर्जर, एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एंड लोन, इसके लिए जब हम कुछ तैयार करते हैं तो उसके लिए हमें जो है सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करना पड़ता है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ द एंटिटी का जो है अफेयर ऑफ एंटिटी का जो हमें ड्यू डिलीजेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना होता है, कंप्लायंस करना होता है, फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस करना होता है, टैक्स ड्यू डिलीजेंस करना होता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलीजेंस करना होता है, लीगल ड्यू डिलीजेंस करना होता है, इन्वायरमेंटल होता है, पर्सनल होता है। तो इन सब चीज़ों को हम ध्यान देंगे जिस एरिया को ये कवर करता है, जिसमें क्या करना होता है, हेल्प इंटरेस्टेड पार्टी टू असेस द रिस्क, वैलिडेट इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीज़न। तो इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहले जो एरिया है ड्यू डिलीजेंस का कवर करता है, ये आपका कमर्शियल है, दूसरा आपका जो है फाइनेंशियल है, तीसरा आपका टैक्स ड्यू डिलीजेंस है, क्या क्या टैक्सेस हैं उसके बारे में, उसके जो है कितना पे करना है, कितना बाकी है, कितना पेनल्टी है, ये सब चीज़ें कंपनी का मर्जर के केस में करना होता है, ताकि हमें आराम से कंपनी का जो है इवैल्यूएशन करने में आसानी हो, जिससे हम सही से उसका जो है इवैल्यूएशन करने के बाद नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट करने के बाद हम कंपनी को मर्जर करेंगे या एक्विजिशन करेंगे या इन्वेस्टमेंट करेंगे या लोन लेंगे, जो भी डिसीजन करना होगा वो बेस्ड ऑन द क्या नाम है ड्यू डिलीजेंस हम करेंगे। इसमें 7 एरिया है कवर करने का, जिसमें कमर्शियल है, फाइनेंस है, टैक्स है, आपका जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अलावा लीगल है, इन्वायरमेंटल है और उसके अलावा पर्सनल ड्यू डिलीजेंस है। ये 7 चीज़ें हैं, कमर्शियल, फाइनेंशियल, टैक्स, उसके बाद जो है आपका जो है लीगल है, इन्वायरमेंटल है, लीगल है, उसके बाद जो है पर्सनल भी है, पर्सनल ड्यू डिलीजेंस है। तो 1 2 3 4 5 6, एक आपका जो है आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम भी है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ड्यू डिलीजेंस। इस सारे में ड्यू डिलीजेंस लगेगा, ड्यू डिलीजेंस ये एरिया है जो कि कवर किया जाएगा ड्यू डिलीजेंस में, ठीक है। एस्पेक्ट टू बी कवर्ड इन फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, स्टडी द बिजनेस हिस्ट्री, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये सब चीज़ें हम कवर करेंगे ड्यू डिलीजेंस में। ये सारी चीज़ें हम ड्यू डिलीजेंस में कवर करेंगे। किस लिए कवर किया जाता है ये सब चीज़ें इसलिए कवर किया जाता है ताकि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, मर्जर करना चाह रहा है, एक्विजिशन करना चाह रहा है, मर्जर करना चाह रहा है, एक्विजिशन एक्वायर करना चाह रहा है, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है या लोन वगैरह लेना या देना चाह रहा है, तो उसको सहूलियत होने के लिए, उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए ड्यू डिलीजेंस किया जाता है, जिसका सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन होता है। सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ द एंटिटी बिफोर एंटरिंग प्रपोज ट्रांजेक्शन सच एज मर्जर एंड एक्विजिशन। तो एंटिटी का एग्जामिनेशन होता है, सिस्टमेटिक बेसिस पे होता है, तरीके से होता है। इसमें सारी चीज़ों को हम ध्यान में देंगे, जिसमें 7 एरिया कवर करने वाला है। जैसे कि हमने आपको बताया, कमर्शियल है, फाइनेंशियल है, टैक्स है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसके अलावा जो है आपका लीगल है, इन्वायरमेंटल है, उसके अलावा जो है पर्सनल ड्यू डिलीजेंस है। ये 7 चीज़ें आपकी जो हैं कवर किया जाता है ड्यू डिलीजेंस में। क्या है ऑब्जेक्टिव वो भी समझ लेते हैं,
ऑब्जेक्टिव टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए ऑडिट में जो है हम दो चीज़ें करते हैं, एक एश्योरेंस सर्विसेज की करते हैं ऑडिट, तो उसमें फाइनेंशियल देखते हैं, और इसमें हम नॉन फाइनेंशियल भी देखते हैं, मतलब जैसे कि हम कंपनी का इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉय, ये सारी चीज़ें देखते हैं जो कि नॉन इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल होती है, नॉन फाइनेंशियल। तो क्या करते हैं, वेरीफाई एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब कितना एक्यूरेट है, उसमें जो जो फिक्स्ड एसेट हैं, जो जो टैक्स है, जो जो लीगल प्रोविज़न है, उस सबों की एक्यूरेसी कितनी एक्यूरेट है, उसकी जो है फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं। और आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क ऑफ लाइबिलिटी एंड, देखिए एक तो आपको पता करना होता है ओवर वैल्यू ऑफ एसेट तो नहीं है और अंडर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी तो नहीं है, तो ये चीज़ें हमें पता करना होता है। डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ बिजनेस, असिस्ट मैनेजमेंट और इन्वेस्टर इन डिसीजन मेकिंग। चार चीज़ें होती हैं, 1 2 3 4। क्या करना होता है, डिसीजन, जिसके लिए तुमने आपको बता दिया है, इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए जो है ये किया जाता है। असिस्ट, इनको सहायता करने के लिए इन्वेस्टर को और मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर और मैनेजमेंट दोनों को, मैनेजमेंट यानी टीसीडब्ल्यूजी आपके, और इन्वेस्टर जो आपका मर्जर करना चाह रहे हैं, लोन देना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, उनको जो है ये सुविधा देने के लिए जो है क्या बोलते हैं, ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, चार चीज़ें करते हैं। चार चीज़ें क्या है, वेरीफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, असिस्ट करते हैं। क्या करते हैं, वेरीफाई, आइडेंटिफाई, डिटरमाइन एंड असिस्ट, चार चीज़ें। विदा क्या करते हैं, विदा में वेरीफाई करते हैं फाइनेंशियल, आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल रिस्क ऑफ लाइबिलिटी, डिटरमाइन करते हैं फेयर वैल्यू एंड असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट एंड इन्वेस्टर डिसीजन मेकिंग। तो ये चीज़ें, चार चीज़ें हमें जो है काम ऑब्जेक्टिव होता है आपका ड्यू डिलीजेंस का। ड्यू डिलीजेंस में क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए आप, इन्वेस्टिगेशन ऑफ अफेयर ऑफ द एंटिटी होता है बिफोर एंटरिंग इनटू पोटेंशियल ट्रांजैक्शन, प्रपोज ट्रांजैक्शन सच एज मर्जर एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एंड लोन। चार चीज़ें, मर्जर, इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन एंड लोन, ये चार चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं आपका जो है वेरीफाई करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन जो है ऑब्जेक्टिव अपना करते हैं। विदा में जो है आपका वेरीफाई, आइडेंटिफाई, डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, उसके बाद असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को और इन्वेस्टर को। फेयर वैल्यू कैसे निकालते हैं, फेयर वैल्यू आप CAPM के द्वारा भी निकाल सकते हैं। CAPM में क्या करते हैं आप, रिस्क फ्री, बीटा और RM-RS, ये लेते हैं फेयर वैल्यू निकालने के लिए। जब हम यहाँ से निकालते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हम यहाँ से जब निकालते हैं तो उससे हम फिर फेयर वैल्यूएशन करते हैं बेस्ड ऑन डिविडेंड, बेस्ड ऑन कैश फ्लो। इस तरह से जो है हम ये चीज़ें करते हैं। किस लिए बता रहे हैं, ताकि हम फेयर वैल्यू निकाल सकें अब बिजनेस और एंटिटी की। तो वो एंटिटी का जो है निकालने के लिए एरिया कवर्ड, फाइनेंशियल, टैक्स जो आपको बता चुका हूँ, ड्यू डिलिजेंस, ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस, कमर्शियल, ये 5 एरिया है। छठवां लिख लीजिए आपका जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम, और सातवां जो है आपका लीगल तो हो ही गया आपका जो है इन्वायरमेंटल, सातवां इन्वायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस, ठीक है। फाइनेंशियल हो गया, टैक्स हो गया, लीगल हो गया, ऑपरेशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, 4, और एक आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया और इन्वायरमेंटल। रोल ऑफ ऑडिटर और प्रोफेशनल अकाउंटेंट, कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन विथ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस, ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंस, प्राप्त करना होता है। प्रिपेयर ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, समराइज द रिस्क एंड रिकमेंडेशन, मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड। तो क्या करते हैं, रोल क्या होता है, सबसे पहला तो आपको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म रखना ही पड़ेगा, स्केप्टिसिज्म, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। और इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। आप 2 चीज़ें रखेंगे, एक प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म एंड इंडिपेंडेंस। ये प्रोफेशनल भी हो सकते हैं
ऑडिटर भी हो सकता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो है CAE हो, तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट भी कर सकता है ड्यू डिलीजेंस। तो दो चीज़ें हैं, एक तो ऑडिटर भी कर सकता है रोल ऑफ ऑडिटर, और प्रोफेशनल अकाउंटेंट कर देता है। प्रोफेशनल अकाउंटेंट इसलिए रखा जाता है ताकि किसी तरह की कोई भी गलतियाँ ना हो, क्या नाम है, कंपनी की वैल्यूएशन करने में, कंपनी की फेयर वैल्यू निकालने में, कंपनी की लाइबिलिटी पता करने में, कंपनी का टैक्स ड्यूज़ वगैरह पता करने में। ये सब एरिया है जो कि आपको ध्यान देना होगा, काम करना होगा, तब जाके जो है आप ड्यू डिलीजेंस क्या नाम है पूरी तरीके से करेंगे। ड्यू डिलीजेंस आपका जो है आपको एरिया ऑफ ओवर वैल्यूड एसेट में क्या है, अनकलेक्टेड रिसीवेबल, ऑब्सोलीट अनयूज्ड प्लांट मशीनरी एंड दियर स्पेयर assets under litigation, इंटेंजिबल ऑफ नो वैल्यू। ये सब चीज़ों को आप जो है ओवर वैल्यू जो होता है एरिया जो है आपका एसेट के केस में, जब हम ये एसेट का वैल्यूएशन करते हैं तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में देते हैं। ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट है तो उसको देख लेते हैं, ऐसा तो नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू, और उसको ज़बरदस्ती हमने जो वैल्यूएशन कर रखी है। एसेट अंडर लिटिगेशन तो नहीं है, किसी तरह की उसकी जो है क्या बोलते हैं कानूनी पचड़े में तो नहीं है, एसेट अंडर लिटिगेशन। उसके बाद ऑब्सोलीट और अनयूज्ड प्लान तो नहीं है, ऑब्सोलीट और अनयूज्ड प्लान तो नहीं है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं जब हम ये वो एसेट की ओवर वैल्यूएशन को ध्यान देते हैं। ये एक तरीका है जो है एसेट की वैल्यूएशन करने का, जिस बेसिस पे हम एसेट की वैल्यूएशन करते हैं उसी बेसिस पे हम मर्जर का जो सही तरीके से हम मर्जर और एक्विजिशन या इन्वेस्टमेंट या लोन का डिसीजन ले सकते हैं। ये इन्वेस्टर और मैनेजमेंट दोनों के लिए ही ज़रूरी होता है ड्यू डिलीजेंस। तो ड्यू डिलीजेंस आपका जो है यहाँ पर तक तो हो गया। अब आप आगे चलिए। आउटपुट ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट कंटेन फैक्चुअल फाइंडिंग, ऑब्जर्वेशन, रेड फ्लैग्स, कंक्लूजन फॉर डिसीजन मेकिंग बाय द स्टेक होल्डर। चार चीज़ें देखिए, आपको जो है फैक्चुअल फाइंडिंग एक, ऑब्जर्वेशन, रेड फ्लैग्स, कंक्लूजन और डिसीजन मेकिंग बाय स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर में कौन कौन से आ जाएंगे? स्टेक होल्डर में आपका मैनेजमेंट हो जाएगा, शेयर होल्डर हो जाएंगे, ठीक है, शेयर होल्डर हो जाएंगे। उसके अलावा जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका इसके अलावा आपका हो जाएंगे ये आपके जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी जो है ये ज़रूरी होता है। कंपनी दिवालिया तो नहीं हो रही है, कंपनी किसी तरह से 5 जो है क्या बोलते हैं गोइंग कंसर्न 570 का तो नहीं लगेगा, कंपनी जो है किसी तरह का बोनस तो नहीं खा जाएगी। तो इस चीज़ों को हम देखते हैं। हिडन लायबिलिटी पता करने के लिए जो है ऑब्जर्वेशन, रेड फ्लैग तब देंगे जब टैक्स लायबिलिटी मिल जाए, फ्यूचर लीज लायबिलिटी मिल जाए, और उसके बाद क्लेम अगेंस्ट कंपनी तो नहीं है, कोई इसी तरह का क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी, अनफंडेड रिटायरमेंट बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉय तो नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम ध्यान में देंगे। प्रोडक्ट ऑफ वारंटी एंड लायबिलिटीज़ तो नहीं है किसी तरह की। कंटिजेंट लायबिलिटी नॉट शोन इन द बुक्स, ऐसा तो नहीं है कि कंटिजेंट लायबिलिटी तो नहीं है, कंटिजेंट लायबिलिटी। तो ये रेड फ्लैग आपका बन जाएगा जब हम इस तरह की चीज़ों को हम ध्यान में देंगे। जब अंडर वैल्यू हिडन एरिया ऑफ लायबिलिटी अब हम दिखाएंगे। एग्रीमेंट टू बाई बैक शेयर एट स्टेक प्राइस, किसी तरह का बाई बैक ऑफ शेयर तो नहीं है, क्योंकि अगर आप बाई बैक करेंगे तो आपकी जो है कैश फ्लो जो है प्रभावित हो जाएगी। पेंडिंग टैक्स असेसमेंट तो नहीं है, पेंडिंग टैक्स असेसमेंट तो नहीं है। तो यहाँ पर ये सब चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ओवर वैल्यूएशन, अंडर वैल्यूएशन ये ज़रूरी है। एसेट के केस में ओवर वैल्यूएशन देखेंगे, लायबिलिटी के केस में अंडर वैल्यूएशन तो नहीं दिखाएंगे, जिससे कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाए। और बढ़ जाएगी तो अगर मर्जर होगा तो किसी तरह का मर्जर के अलावा किसी तरह का जो है वो आपकी जो एक्विजिशन होती है, इन्वेस्टमेंट होता है, लोन होता है, तो उस केसेस में जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए जो है ये दो चीज़ें हमें ज़रूर देखनी होती है। एक तो आपका जो है ओवर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एसेट एंड अंडर वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये दो चीज़ें हमें ज़रूर देखनी होती है। तो चलिए वर्क अप्रोच टू रिव्यू, उसके बाद प्रिपेयरिंग, उसके बाद और भी चीज़ें हैं। आज चलिए नाउ की पॉइंट अगर हम देखें ड्यू डिलीजेंस का, तो आपका ड्यू डिलीजेंस इज़ अ ब्रॉडर देन ऑडिट। ये ऑडिट से ज़्यादा ब्रॉडर है। फोकस ऑन फ्यूचर रिस्क
नॉट जस्ट पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ये फोकस करता है फ्यूचर पर, पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे नहीं फोकस करता है। जो फॉरेंसिक ऑडिट होती है, फॉरेंसिक ऑडिट में आपको पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा जाता है, ना कि फ्यूचर। तो ये डिपेंड करता है, ये जो फोकस करता है वो फ्यूचर पे करता है। फॉरेंसिक ऑडिट जो होती है वो आपकी पास्ट पर फोकस करती है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर अगर हम फॉरेंसिक ऑडिट का डिफरेंस देख लें तो यहाँ पर देखिए इट जो है प्रोस्पेक्टिव लुक और ये रेट्रोस्पेक्टिव है फॉरेंसिक ऑडिट, ठीक है। ये जो आपका है फॉरेंसिक ऑडिट है और ये ड्यू डिलीजेंस है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, असिस्ट मैनेजमेंट इन्वेस्टर, ये है डिटेक्ट, प्रूव एंड प्रिवेंट फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ये तीन चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, डिटेक्ट, प्रूव एंड प्रिवेंट फ्रॉड, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स। ये क्या करती है, असिस्ट करती है मैनेजमेंट को, इन्वेस्टर को और शेयर होल्डर को, जो शेयर स्टेक होल्डर होते हैं उनको इन्फॉर्म करता है फॉर मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। किसी भी डिसीजन को लेने के लिए ड्यू डिलीजेंस जो होता है वो आपको इन्फॉर्म करता है, और वो इन्फॉर्म करता है आपकी फ्यूचर डेटा के बेसिस पे, ना कि पास्ट डेटा के बेसिस पे। फॉरेंसिक ऑडिट जो होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव काम करता है, अगर हम देखें तो फॉरेंसिक ऑडिट रेट्रोस्पेक्टिव काम करता है, और ये आपका जो है ड्यू डिलीजेंस है, और ये फॉरेंसिक है। फॉरेंसिक ऑडिट, ये है ड्यू डिलीजेंस, ठीक है। एंड यूज़र क्या है, मैनेजमेंट है, इन्वेस्टर है, लेंडर है, एक्वायरर है। इसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है, रेगुलेटर होता है और ऑडिट कमेटी होती है। तो इनके लिए जो है फॉरेंसिक ऑडिट किया जाता है, किसके लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, रेगुलेटर और ऑडिट कमेटी, AC 177 सेक्शन ऑडिट कमेटी। ये मैनेजमेंट TCWG के लिए होता है, स्टेक होल्डर के लिए होता है, इन्वेस्टर के लिए होता है, ठीक है। और जो एक्वायरर होता है वो इन्वेस्टर होता है, और लेंडर के लिए होता है, जो लोन वगैरह देता है कंपनी को, उनके लिए ये फॉरेंसिक, ये जो है आपका ड्यू डिलीजेंस होता है। स्कोप क्या है, ब्रॉड रिव्यू ऑफ कवरिंग फाइनेंशियल, टैक्स, लीगल एंड कमर्शियल एंड ऑपरेशनल एरिया। इसका क्या, फोकस ऑन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, मैनिपुलेशन। फॉरेंसिक ऑडिट एक तरह से डिटेक्टिव ऑडिट है। आपकी जो फॉरेंसिक्स में जो है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, मैनिपुलेशन, फ्रॉड, क्योंकि ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह कराते हैं, तो वहाँ पर जो है ये सब चीज़ें देखना होता है, फ्रॉड डिटेक्शन, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट, ट्रांजैक्शन, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं फॉरेंसिक ऑडिट में। और आपका जो ड्यू डिलीजेंस है उसमें क्या करते हैं, ब्रॉडर रिव्यू ऑफ कवरिंग फाइनेंशियल, टैक्स, लीगल, कमर्शियल, ऑपरेशनल एरिया, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम का, पर्सनल केयर का, पॉलिसीज़ ऑफ पर्सनल ड्यू डिलीजेंस का, कि कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है उसकी जो है पॉलिसीज़ क्या है, उनको जो है हेल्थ बेनिफिट देना है कि नहीं है, उनको जो है क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह दिया है कि नहीं दिया है, ये उनका जो है ड्यू डिलीजेंस में आता है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में आते हैं यहाँ पर, अब क्या है शॉर्ट में देखेंगे, ड्यू डिलीजेंस क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन प्लस आपका वेरिफिकेशन प्लस रिस्क असेसमेंट होता है। तीन चीज़ होता है, इन्वेस्टिगेशन प्लस वेरिफिकेशन प्लस रिस्क असेसमेंट, तीन चीज़ें होता है, इन्वेस्टमेंट, वेरिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट। क्या क्या तीन चीज़ें होती हैं, डन टू इंश्योर इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन बिफोर मेजर ट्रांजैक्शन। मेजर ट्रांजैक्शन में क्या होता है, आपका मर्जर होता है, एक्विजिशन होता है, लोन देना होता है, लोन आपको देना होता है, या किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंपनी के अंदर। तो इस केसेस में जो है ड्यू डिलीजेंस परफॉर्म किया जाता है। कौन परफॉर्म करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी प्रोफेशनल कोई प्रो अकाउंटेंट है वो परफॉर्म करते हैं, प्रोफेशनल अकाउंटेंट कोई हुए वो परफॉर्म करते हैं ये सर्विसेज। तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन
एंड रिस्क असेसमेंट, तीनों चीज़ें चाहिए। रिस्क असेसमेंट इसीलिए चाहिए ताकि फ्यूचर में किसी तरह का ख़रीदने के बाद किसी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इसलिए रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। रिस्क का अगर कुछ होगा तो उसी को असेस करके उसी बेसिस पे कंपनी की वैल्यूएशन की जाएगी। अगर वैल्यूएशन सही होगी तो कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, अगर वैल्यूएशन गलत हो जाएगी तो कंपनी में काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। इस वजह से जो है कंपनी की प्रॉब्लम्स हो सकती है। फॉरेंसिक ऑडिट में क्या होता है, फ्रॉड एक्चुअली टेकन प्लेस इन द बुक्स, वो पता करना होता है। नो सच लिमिटेशन, पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं होती है फॉरेंसिक ऑडिट में, और इसमें होती है। नॉर्मली पीरियड होती है, ये लॉ जो है अकाउंटिंग पीरियड का होता है, और फॉरेंसिक ऑडिट में जो है नो सच लिमिटेशन ऑफ पीरियड्स, ठीक है। तो यहाँ पे पीरियड की कोई लिमिटेशन नहीं होती है फॉरेंसिक। अदर ऑडिट में आपकी होती है, अदर ऑडिट में आपकी नॉर्मली पर्टिकुलर पीरियड अकाउंटिंग पीरियड होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ईयर होता है, और आपका जो है कैलेंडर ईयर होता है। लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन होता है, वेयर मिस अप्रोप्रिएशन इन सस्पेक्ट, अगर किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उसका जो है फॉरेंसिक ऑडिट में ये सब चीज़ें जो है सस्पेक्टेड सिलेक्टेड वेरिफिकेशन होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है, मिस अप्रोप्रिएशन होता है, किसी तरह का क्या नाम मिस अप्रोप्रिएशन अगर है तो वो पता करते हैं। बुक्स में किसी तरह की मैनिपुलेशंस हो गई, किसी तरह का गड़बड़ी हो गई तो मिस अप्रोप्रिएशन में चला जाता है। रेगुलरिटी एग्जामिनेशन होता है, रेगुलरली होता है ऑफ दिस ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है। फॉरेंसिक ऑडिट में काफ़ी चीज़, तो इसमें जो है 3 चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन, वेरिफिकेशन प्लस रिस्क असेसमेंट। तो देखिए जो आपका जो ड्यू डिलीजेंस है ये बेसिकली सिनर्जी बेस्ड है। कंपनी में सिनर्जी जो है कितना आ जाएगी उसके ऊपर बेस्ड है ड्यू डिलीजेंस। क्यों? क्योंकि कंपनी की जो मर्जर एक्विजिशन होती है उस केस में हम ये देखना चाहते हैं कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर ये प्रॉफिट पता चल जाता है तो इससे हमें सिनर्जी का पता चलता है। जब हम मर्जर करते हैं, 2 कंपनियों को मिलाकर, ए और बी कंपनी को मिलाकर मर्जर कर देते हैं, ए बी एंड कंपनी कर देते हैं, तो उस केस में हमें सिनर्जी पता करना होता है, और इसी से हमें जो है कंपनी के वैल्यूएशन का पता चलता है। तो उसी बेस पे हम कंपनी की वैल्यूएशन करते हैं। इसमें हमें 4-5 एरिया चीज देखना होता है, कमर्शियल, फाइनेंशियल, टैक्स, ठीक है। कमर्शियल देखना होता है, फाइनेंशियल देखना होता है, टैक्स एरिया देखना होता है, लीगल ड्यू डिलिजेंस देखना होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल देखना होता है, पर्सनल देखना होता है। कमर्शियल में आपको देखना होता है कि प्रपोज मर्जर वुड क्रिएट ऑपरेशनल सिनर्जी, करेगा कि नहीं। ऑपरेशनल सिनर्जी मतलब कंपनी का जो ऑपरेशन है उससे क्या नाम है, एम्प्लॉय कॉस्ट घटेगी और प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑपरेशनल सिनर्जी होगी या नहीं। और उसके बाद फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, इसमें क्या है, शुड बी परफॉर्म आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस। इसको जो है कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस के बाद परफॉर्म करना चाहिए। कमर्शियल ड्यू डिलीजेंस जो है वो आपका क्या है, ऑपरेशनल सिनर्जी पता करने के लिए होता है। उसके बाद जो है आपको जो है परफॉर्म करना चाहिए फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस। बुक्स ऑफ अकाउंट परटेनिंग फाइनेंशियल मैटर ऑफ द एंटिटी, जो भी फाइनेंशियल मैटर होगा, फाइनेंशियल मैटर ऑफ एंटिटी, ये चीज़ें जो है आप देखेंगे इसमें ऑफ एंटिटी। लीगल में क्या देखेंगे, वेरियस स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अंडर वेरियस लॉ देखेंगे। फॉर एग्जांपल लीगल एस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द एंटिटी और कंप्लायंस विद द वेरियस स्टैट्यूटरी। तो जो भी प्रॉपर्टी ओन्ड करती है उसकी क्या बोलते हैं, उसका ओनरशिप है या नहीं है, तो ये जो है लीगल कंप्लायंस में देख सकते हैं आप। उसके अलावा इंफॉर्मेशन सिस्टम देख सकते हैं, पर्टेन टू ऑल कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर ऑफ द एंटिटी। जितना भी जो है यहाँ पर देखिए, जितने भी जो है यहाँ पर आपका है इंफॉर्मेशन सिस्टम में कंप्यूटर्स की जो देखभाल है, कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम एंड रिलेटेड मैटर्स ऑफ द एंटिटी।
ये सब चीज़ें हैं। इन्वायरमेंटल में क्या देखें, कैरिड आउट स्टडी इन्वायरमेंटल फ्लेक्सिबल एंड अडाप्टेटिव of acquirer company. It is carried out in order to study the entity environment. इसको इसलिए किया जाता है कि entity की environment पता चले और इसकी जो है environment पता करने के लिए environment पता करने के लिए उसका environment पता करने के लिए compliance with various authority, आपका flexible and adaptiveness ऑफ एक्वायरिंग एंटिटी, ये सब पता करने के लिए जो है आपको इन्वायरमेंटल जो है वो करना होता है, ड्यू डिलिजेंस। पर्सनल आपको पता ही है, तो ये चीज़ें आपको जो है ये चीज़ें आपको देखना होता है ड्यू डिलिजेंस में। अब यहाँ पे आ जाते हैं क्विक रीजन। इंश्योर नो हिडन सरप्राइजेज आफ्टर डील, किसी तरह की बाद में पता ना चले कि इनके ऊपर इतना तो कर्ज था, इतना लोन था, इतना अंडर वैल्यूड लायबिलिटी थी या ओवर वैल्यूड एसेट था। तो इस चीज़ों का जो है हमें पता करना पड़ता है। तो है किसी तरह का अनफंडेड रिटायरमेंट बेनिफिट वगैरह तो नहीं था, जो रिटायरमेंट बेनिफिट हम जो है दे रहे थे एम्प्लॉय को। किसी तरह का क्लेम अगेंस्ट कंपनी तो नहीं था, किसी तरह का क्लेम भी तो नहीं था। तो ये सब चीज़ें किसी तरह का सरप्राइज़ ना हो, उस वजह से जो है ये किया जाता है। परफॉर्म बाय द चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉयर और कंसल्टेंट। तो लॉयर भी कर सकता है, अगर लॉयर चाहे तो कंसल्टेंट भी कर सकता है। ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट फैक्चुअल फाइंडिंग एंड रेड फ्लैग्स पता करने के लिए, किसी तरह की लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी, किसी तरह का जो वारंटी लायबिलिटी तो नहीं है। SRN विच हैव बीन मैच्योर्ड इनटू डिमांड, कंटिंजेंट लायबिलिटी नॉट शोन इन द बुक्स, किसी तरह की कंटिंजेंट लायबिलिटी तो नहीं है। और ओवर वैल्यूड एसोसिएशन में अनकलेक्टेड रिसीवेबल तो नहीं दिखाया गया है, अनकलेक्टेड रिसीवेबल्स तो नहीं दिखा दिया गया है। अगर ये दिखा देंगे तो ज़्यादा का जो है वैल्यूएशन ज़्यादा हो जाएगी। ऑब्सोलीट या स्लो नॉन मूविंग इन्वेंट्री तो नहीं है, किसी तरह की बेकार इन्वेंट्री, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री तो नहीं है, इन्वेंट्रीज वगैरह तो नहीं है। ये सब चीज़ें पता करनी होती है आपका जो है ड्यू डिलिजेंस में। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हम देख लेते हैं। यहाँ पर ड्यू डिलिजेंस का जो है पर्पस यहाँ पर दे रखा, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, यहाँ पर वेरीफाई फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस, रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसके असेट। टैक्स ड्यू डिलिजेंस इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ, डिटेक्ट लायबिलिटी, इनकम टैक्स, GST, TDS पेंडिंग बिफोर मर्जर, चेक फॉर अनडिस्क्लोज टैक्स डिमांड वगैरह तो नहीं है। अनडिस्क्लोज टैक्स डिमांड, लीगल ड्यू डिलिजेंस में लीगल रिस्क एंड इंश्योर द ओनरशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइसेंस, लिटिगेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें तो नहीं हैं। ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में टू असेस एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन एंड इंटरनल सिस्टम, प्रोडक्शन, HR पॉलिसी, IT सिस्टम, ये सब चीज़ें देखनी होती है। कमर्शियल में आपका जो है मार्केट शेयर, कस्टमर बेस, कम्पिटिटिव प्राइसिंग, प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर, ये सब तो नहीं है, ये सब चीज़ें हमें देखनी होती है। HR ड्यू डिलिजेंस में इवेलुएट ह्यूमन रिसोर्स, इशू एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन डिस्प्यूट, किसी तरह का तो नहीं है। PF में किसी तरह की कंप्लायंस में कोई दिक्कत तो नहीं है। ड्यूरिंग मर्जर वेयर एम्प्लॉय ट्रांसफ़र इन्वॉल्व, ये सब चीज़ें हम आपका जो है ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ड्यू डिलिजेंस हो गया। ड्यू डिलिजेंस डिसीजन बेस्ड होता है, फॉरेंसिक क्या होता है वो फ्रॉड बेस्ड होता है। तो ड्यू डिलिजेंस जो है वो डिसीजन मेकिंग के लिए होता है, और ये जो है आपका फॉरेंसिक होता है वो आपका फ्रॉड बेस्ड होता है। तो यहाँ तक ये ड्यू डिलिजेंस का क्वेश्चन सॉल्व होता है और यहीं तक हम देखते हैं।